हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं काशी और स्वागत है आपका केमिस्ट्री काशी पर। तो अभी तक हम लोगों ने बात कर चुके हैं मैटर के बारे में। और मैटर जो सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस जो होता है, ये कौन डिसाइड करता है, ये कैसे डिसाइड होता है, ये कैसे डिसाइड होता है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। और हम लोग ने वेरिएबल्स ऑफ आइडियल गैसेस के बारे में बात कर चुके हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ गैस के बारे में। और साथ ही जो गैस लॉज थे, चार जो गैस लॉज थे, उनके बारे में भी हम लोगों ने बात कर चुका है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उन वीडियो को देखें, उसके बाद जाकर के इसको स्टार्ट करें, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है ना, आइडियल गैस इक्वेशन हम उसे कहते हैं जो सभी, एक ऐसा इक्वेशन जो सभी लॉ को फॉलो करता है। मतलब अभी जो हम लोग 3 लॉ पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोज लॉ, जब ये तीनों लॉ को फॉलो करता है तो उस केसेस में हम उसको, उस इक्वेशन को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो हम इसको लिखते हैं कैसे करके हैं, देखिए। सबसे पहले क्या था ना, टेम्परेचर जब कांस्टेंट था और नंबर ऑफ मोल्स जब कांस्टेंट था, उस केसेस में बॉयल्स लॉ को हम ऐसे करके लिखा जाता था, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अब सेकंड देखिए, सेकंड जब प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है तो उस समय पर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, जो चार्ल्स लॉ था। और एवोगाड्रोज लॉ क्या था ना, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, जब कांस्टेंट क्या हो, प्रेशर और टेम्परेचर। तो इन तीनों को जब हम कंबाइन करके एक साथ जब हम लिखेंगे, तब क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, विच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनटी डिवाइडेड बाई पी। तो जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, तो प्रोपोर्शनल को हटाने से क्या आता है, कोई कांस्टेंट आता है ना। तो यहाँ पर कांस्टेंट आता है क्या, आर। ये देखिए आर होता है कांस्टेंट। तो ये जो आर है, इसको हम गैस कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इक्वेशन को हम लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। और इसी इक्वेशन को कहा जाता है क्या, आइडियल गैस इक्वेशन। इसी इक्वेशन को कहा जाता है आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे डिफरेंट आर के जो वैल्यूज़ हैं इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आर इजक्वल्स टू पी वी बाई एन टी हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, आर इजक्वल्स टू पी वी बाई एन टी, ठीक है। तो पी वी जो है यहाँ पर क्या है, पी वी को हम 10⁵ पास्कल लिखेंगे। यहाँ पर 5 पास्कल हम यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आर इजक्वल्स टू पी वी बाई एन टी, जब टेम्परेचर 273.15 केल्विन जब हो और प्रेशर जब हो 1 बार, ठीक है। तो इसी 1 बार को हम किस पर लिख रहे हैं, पास्कल के टर्म पर लिख रहे हैं। तो 1 बार इजक्वल्स टू कितना पास्कल होता है, 10⁵ पास्कल होता है। ये आप लिख लेना साइड में, ठीक है। 1 बार इजक्वल्स टू 10⁵ पास्कल होता है, ठीक है। और ये रहा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। जो वॉल्यूम होता है, जब टेम्परेचर क्या है, ये एस टी पी है ना, एस टी पी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है। तो प्रेशर 1 बार है ना। तो 1 बार है, तो इस केसेस में उसका वॉल्यूम क्या हो जाता था, 22.7 होता था, है ना। तो इसको हम कैसे करके लिखेंगे, ऐसे करके 22.71 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। अभी मीटर क्यूब क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पर तो लीटर लिखना चाहिए, है ना। तो लीटर लिखते हैं, लेकिन हम इसको मीटर क्यूब में लिख रहे हैं, ठीक है। तो मीटर क्यूब में लिख रहे हैं, इसी वजह से 10⁻³ लिख रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसके जस्ट जो हम डिस्कस किए थे यूनिट कन्वर्जन वाला, ठीक है, वॉल्यूम वाला, उसको देखिए, ठीक है। लिखा था ना वहाँ पे, इस टर्म को हम लोगों ने लिखा था 1000 लीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। तो वहाँ से ये टर्म आता है, ठीक है, ये यूनिट आता है। तो इसको आप थोड़ा सा रिवाइज कर लें जा करके। अब एन के जगह पे 1 मोल और टेम्परेचर की जगह पे 273.15 केल्विन। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आर का जो वैल्यू आता है, आर इज इक्वल्स टू 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं 1 जूल इज इक्वल्स टू पास्कल मीटर क्यूब होता है, 1 जूल इज इक्वल्स टू पास्कल मीटर क्यूब होता है, ठीक है।
इसको आप लिख लीजिएगा साइड में, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन में अगर दे दे क्वेश्चन तो इसको हम जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इसीलिए। तो देखिए पास्कल मीटर क्यूब की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। इस यहाँ पर देखिए जूल, जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। आगे इसका और एक और यूनिट है, इसी से हम डिराइव करेंगे। देखिए पास्कल, पास्कल को जब हम बार के टर्म पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बार इज इक्वल्स टू 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल होगा अगर, तो हम बोल सकते हैं 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 10⁻⁻5 पास्कल हो, बोल सकते हैं ना, हो सकता है ऐसा। यहाँ पर देखिए तो ये 10⁻⁻5 बार है ना, और ये जो मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब को हम लिख सकते हैं 10⁻³ लीटर। ये जस्ट वॉल्यूम पे हम लोगों ने बात किया था इसको। तो ऐसे जब हम इसको फिर जब कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पर ये क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू 8.314 इंटू 10⁻⁻2 बार लीटर पर केल्विन पर मोल, ठीक है, ये हो गया। और एक जो इसका होता है R का वैल्यू, R इज इक्वल्स टू 0.082 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। तो इन वैल्यू को याद रखिएगा। मे भी अगर कोई न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चन दे दे तो इसको जो है पुट करके आप इजीली आंसर को निकाल सकते हो, ठीक है। आगे देखिए ना, आगे क्या है कि अगर मान लीजिए टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम वेरी करता है T1 P1 V1 से T2 P2 V2 पर, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे ना, T1 P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखा जाता है और इसी को हम बोलते हैं कंबाइंड गैस लॉ। जब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को एक साथ कंबाइन करके जो लॉ, एक लॉ जो बनाया जाता है, इसी को कहा जाता है कंबाइंड गैस लॉ, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा आर के बारे में, आर क्या था, गैस कांस्टेंट था। तो इस गैस कांस्टेंट का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो देखिए PV इक्वल्स टू nRT से, PV इक्वल्स टू nRT से हम R को ऐसे करके लिख सकते हैं, R इक्वल्स टू PV बाई NT, R इक्वल्स टू PV बाई NT। तो P क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो इसका देखिए जस्ट यहाँ पर मैंने इसका यूनिट लिखा हुआ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का यूनिट हम यहाँ पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब लिखे, ठीक है। मीटर क्यूब, और जो n है, n का मोल होता है और टेम्परेचर का केल्विन होता है। तो इसको जब हमने ऐसा करके लिखा तो इस मीटर क्यूब और ये जो मीटर स्क्वायर है यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा और यहाँ पर मीटर बचेगा। तो न्यूटन इंटू मीटर और नीचे NT जो है मोल और केल्विन का जो भी है। तो आगे देखते हैं हम, ये न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का होता है ना। न्यूटन यूनिट होता है किसका, फोर्स का, और मीटर यूनिट होता है लेंथ का। तो फोर्स इंटू लेंथ मैंने फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स इंटू अगर डिस्टेंस अगर हम माने, एक लेंथ माने, तो वो क्या होता है, वर्क डन होता है ना। तो R इज इक्वल्स टू वर्क डन हो जाता है। इसको अच्छे से देखिए, एक मिनट, हाँ, R इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई NT है ना। तो अगर n का वैल्यू 1 हो और टेम्परेचर को अगर 1 केल्विन के हिसाब से अगर राइज करवाया जाए, ठीक है, मतलब n का वैल्यू अगर 1 हो, टेम्परेचर 1 केल्विन के हिसाब से अगर राइज करवाया जाए, तो उस केसेस पर क्या हो जाएगा, ये जो R हो जाएगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा वर्क डन के इक्वल हो जाएगा, है ना। मतलब ये मैं जितना भी बता रहा हूँ यहाँ पर, आप इन सारी चीज़ों को नोट्स पर, आप अपने नोट्स पर बना करके रखें, ठीक है। और ये जितने सारे नोट्स को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये मोर देन सफिशिएंट है लैब असिस्टेंट को क्रैक करने के लिए, ठीक है। मतलब ये जो पर्टिकुलर, मतलब गैसेस स्टेट जो टॉपिक है, और मैं इस टॉपिक से जितने भी आपको नोट्स प्रोवाइड करने के साथ पढ़ाऊँगा, इस टॉपिक से मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, ठीक है। इतना आप श्योर हो जाओ। और एक जो
ये एक रिलेशन है, इस रिलेशन को आप याद रखना, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। वैसे तो ये रिलेशन हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी जो है ये रिलेशन को थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि ये थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर भी है। Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। क्या होता है Cp होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv क्या होता है, Cv होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, आगे एक ये थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन है। जनरली यूनिट कन्वर्जन के सवाल तो नहीं आएंगे, लेकिन मे भी अगर थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ हो, ठीक है, और कहीं पे पूछ दे, तो अगर मान लीजिए एनर्जी कैलोरी पे दिया है और उसको जूल में अगर हमको बदलना है, तो उसका यूनिट का कन्वर्जन हम कैसे करके करेंगे। यूनिट का कन्वर्जन कुछ इस तरीके से करेंगे ना, ये कैलोरी का जो भी माने यूनिट है ना, तो उसकी जो आर के वैल्यूज़ है जो कैलोरी पे है उसको हम नीचे लिखेंगे, और करना किस पे, जूल पे, तो जूल पे करना, तो आर की जो भी वैल्यूज़ हैं जो जूल पे हैं उसको लिखना है ऊपर पे, है ना। तो ऊपर में हम लिखेंगे, तो इस केसेस में देखिए आप क्या है कि ऊपर नीचे काफ़ी सारे यूनिट जो है क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ये कैलोरी से नीचे कैलोरी कटा, केल्विन केल्विन कटा, मोल मोल कटा, और ये आर आर कटा, है ना। तो यहाँ पर क्या बचेंगे, खाली जूल बचेंगे। मतलब एनर्जी जो कैलोरी में पहले था वो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, ये एनर्जी जूल पे कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरीके से यूनिट का कन्वर्जन किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा, देखिए 1 कैलोरी इक्वल्स टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है, और कैलोरी के टर्म पे नीचे 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल होता है। ठीक है, तो इसको जब हम यूनिट कन्वर्जन करेंगे, काटाकाटी करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4.157 ये जूल हो जाएगा। इस तरीके से यूनिट का कन्वर्जन होता है। ऐसे ये टॉपिक मैंने ये वाला पार्ट यूनिट कन्वर्जन इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए क्वेश्चन का लेवल टफ बनाने के लिए पूछ दे, तो आप जैसे इसको बना पाएँ। ठीक है, तो इसीलिए ये छोटे छोटे टर्म्स को याद रखना, और जो मैंने अभी आर के जितने भी सारे भी वैल्यूज़ बताए थे उन वैल्यूज़ को याद कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, याद हो जाएंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन जो था पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। तो एन आर टी देखिए, एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स को हम लिखते हैं गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, तो इसको हम कुछ चेंज करते हैं थोड़ा सा, एन के जगह पर गिवन मास बाय मोलर मास लिखते हैं। ठीक है, और ये जो m है इस m को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, और ये जो वॉल्यूम है इसको नीचे पे ले आते हैं। तो मास बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू डेंसिटी होता है। तो पी एम इक्वल्स टू डी आर टी, पी एम इक्वल्स टू डी आर टी। तो m जो होगा ये p को इस साइड पे ले जाएंगे, तो डी आर टी बाई पी, इस वाले इक्वेशन देखिए उस पी वी इक्वल्स टू एन आर टी से ही इसको हम क्या किए, इस वाले फॉर्म पे ले आए, है ना। मतलब डेंसिटी और मोलरिटी के टर्म पे जो आइडियल गैस इक्वेशन था उसको हम लिखे हैं। तो अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस दो तरीके की प्रॉपर्टीज होती है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती है वो मैटर डिपेंडेंट होती है, मतलब मैटर पे डिपेंड करती है, लेकिन जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है वो मैटर पे इनडिपेंडेंट होती है, मतलब डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है वो एडिटिव नेचर का होता है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है ये नॉन एडिटिव नेचर का होता है। देखिए मैं एक उदाहरण के साथ आपको समझा रहा हूँ। ये चित्र को देखिए, इस फिगर को देखिए, एक कंटेनर पर 20 ml मिल्क रखा गया है, और एक कंटेनर पर 30 ml पर कोका कोला को रखा गया है। तो अब 20 ml मिल्क और 30 ml कोका कोला को जो हम मिलाते हैं, तो अब क्या है, ये मिल जाएंगे, है ना। तो मिल जब जाएंगे, ये दोनों मिल जाने से ये कितने ml का हो जाएगा, किसी कंटेनर पर 50 ml का हो जाएगा ना। तो 20 + 30 ये क्या हो गया, ऐड हो गया। तो इस कारण से इसको हम क्या बोल रहे हैं, एडिटिव नेचर का। और ये कौन कौन से होते हैं, वॉल्यूम होता है, गिब्स फ्री एनर्जी होता है, एंट्रोपी होता है, और गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी होता है। तो ये सारे एडिटिव नेचर के होते हैं। और यहाँ पर देखिए मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मोलिकुलर मास, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारे जो हैं क्या होते हैं, ये होते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, गैसेस का इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ये सारे होते हैं।
आगे हम बात करते हैं डाल्टन्स लॉ के बारे में। डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है ना, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस। तो इसको मैं और अच्छी तरीके से समझाता हूँ। देखिए, ये कंटेनर है, ये कंटेनर है। मान लीजिए इस कंटेनर में ए गैस को रखा जाता है और इस कंटेनर में बी गैस को रखा गया है। कंडीशन क्या है, वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों का कांस्टेंट है। ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों का कांस्टेंट है। तो इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा ये पी ए होगा और इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा ये पी बी होगा। ठीक है, और ये दोनों नॉन रिएक्टिव है, आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। और दोनों को जब हम किसी एक कंटेनर में डाल देंगे, दोनों को एक कंटेनर में डाल देंगे तो ये दोनों नॉन रिएक्टिव है, तो ए प्लस बी दोनों के साथ रहेगा, है ना। और पी ए प्लस पी बी मतलब ए के लिए पार्शियल प्रेशर पी ए और बी के लिए, बी गैस के लिए पार्शियल प्रेशर पी बी। एक मिनट, पार्शियल प्रेशर पी बी, है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ टोटल जो होगा गैस का उसको हम कैसे करके लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी गैस। ठीक है, तो आइडियल गैस की इक्वेशन से जो फॉर्मूला था पी बी इक्वल्स टू एन आर टी, उसी से हम देखिए पार्शियल प्रेशर ए के लिए एन ए आर टी बाई भी और पी बी के लिए एन बी आर टी बाई भी, क्योंकि उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो अलग अलग है ना, क्योंकि गैस अलग अलग है मतलब उसका नंबर ऑफ मोल्स भी अलग अलग होगा। तो इसीलिए एन ए आर टी बाई भी प्लस एन बी आर टी बाई भी। तो आर टी बाई भी को यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं और एन ए प्लस एन बी लिखते हैं। ठीक है, तो ये था पार्शियल प्रेशर ऑफ टोटल गैसेस, किसी भी दो नॉन रिएक्टिव गैसेस का। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब हम डिवाइड करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का टोटल के साथ, तो इसको हम कैसे करके लिखेंगे, एन ए आर टी बाई भी डिवाइडेड बाई ये टोटल का है एन ए प्लस एन बी आर टी बाई भी। तो आर टी बाई भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, और यही होता है क्या, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अगर आपने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा 11th में था या फिर 12th में, है ना। तो ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, इसी को हम लोग मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो पार्शियल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन के टर्म्स पे देखिए इस तरीके से लिखा जाता है ना, पी ए बाई पी टोटल इजक्वल्स टू एक्स ए। तो हम इसको लिख सकते हैं पी ए इजक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इजक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ टोटल। तो इसको इस तरीके से लिखा गया है, पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये था क्या, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आगे आता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन क्या होता है ना, डिफ्यूजन होता है, ये क्या होता है ना, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जब ये मान लीजिए इस तरीके का दो, यहाँ पर कोई ए है, यहाँ पर कोई बी गैस है और यहाँ पर क्या है, बंद है ना, इसको हम बंद करके रखें। तो जैसे ही हम इसको मान लीजिए इसको खोलते हैं, इसको जब हम हटाएंगे तो ये क्या करेगा, एक जो हाई पार्शियल प्रेशर होगा, मान लीजिए एक आप हाई पार्शियल प्रेशर है ना, और इसका पार्शियल प्रेशर लो है, तो ये जो गैस का जो फ्लो होगा हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की ओर। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, ए प्रोसेस इन व्हिच गैस पार्टिकल्स मूव्स फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, इस प्रोसेस को ही कहा जाता है क्या, डिफ्यूजन। ठीक है, ये हो जाता है इंटरमिक्सिंग। और एक जो पार्ट उसका मैंने डिफ्यूजन और ये जो इफ्यूजन होता है, इफ्यूजन क्या होता है ना, प्रोसेस ऑफ लीकिंग आउट ऑफ ए गैस, मतलब किसी भी कंटेनर से मान लीजिए अगर गैस निकल रहा है तो ये प्रोसेस ही होता है इफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन का उल्टा बोल सकते हैं एक तरीके से, उल्टा तो नहीं होता है लेकिन फिर भी। तो अब जो आता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जो मेन उसका लॉ था, क्या बोलता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन या फिर जो इफ्यूजन होगा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलिकुलर वेट का। ठीक है,
ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन या फ्री फ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिकुलर वेट। ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखना, क्वेश्चन बन जाएंगे। कैसे कर क्वेश्चन बनेंगे, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ए गैस दिया है, यहाँ पर बी गैस दिया है। ठीक है, तो इस ए गैस के लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन हम 1/√, मोलिकुलर वेट ऑफ ए, और यहाँ पर आर बी के लिए 1/√, मोलिकुलर वेट ऑफ बी। ठीक है, तो इसका जब हम रेशियो निकालेंगे तो आर ए बाई आर बी इज इक्वल्स टू, ऊपर चल जाएगा MWB, बी का मोलिकुलर वेट ऊपर चल जाएगा और मोलिकुलर वेट ऑफ ए जो है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये होता है इसका रेशियो, इससे हम निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन दे इस तरीके से, मान लीजिए कोई भी दो गैसेस दे दे, ठीक है, एक का रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया रहे और दूसरे का रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालने बोले, तो हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि दो गैसेस का मोलिकुलर वेट हमें पता होगा और रेट ऑफ डिफ्यूजन एक गैस का लिख देंगे और दूसरे का क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ये बहुत सिंपल होता है। ठीक है, तो ये था आज के लेक्चर में जो हम लोगों ने बात किया आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में, और फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, और उसको डाल्टन स्लो पार्शियल प्रेशर पे उसकी प्रॉपर्टीज़ और ग्राहम स्लो डिफ्यूजन के बारे में हम लोगों ने आज को बात की। ठीक है, तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो लेक्चर होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे, कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है और इसका क्यों ज़रूरत पड़ा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने गैस लो के बारे में तो पढ़ा ही है, गैस लो के बारे में पढ़ा है। गैस लो में जो जितना सारा लो था, बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, एवोगाड्रोस लो, या फिर जो गेल-लेजक्स लो, तो इन चारों लॉज में आइडियल गैस के बारे में सारा कुछ तो बता देता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कौन सी बातें थी जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक्सप्लेन करती थी। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।